मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 666। शवि तलवार सिद्धांत योद्धाओं को ईर्ष्यालु बनाए। विपिन चुपचाप मुस्कुराए और फिर अपनी सहमति व्यक्त की। तलवार सिद्धांत में तलवार आत्मा ने किसी के उपहार को निर्धारित किया। विपिन की सबसे मजबूत तलवार आत्मा ने दर्शाया कि उसके पास तलवार सिद्धांत में सबसे मजबूत उपहार था, जो किसी भी तलवार सिद्धांत योद्धा को ईर्ष्या और प्रशंसा से भरने के लिए पर्याप्त था। भले ही आप मेरे नाम मात्र के शिष्य हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रेमचंद्र ने विपिन की ओर देखा और पूछा, पिछले आधे साल में आपने अपनी अधिकांश ऊर्जा 3 तलवार के निशानों पर ध्यान करने में खर्चा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपना सुधार भी कर लिया है। दाव अधिकार की समझ, मैंने इसमें कुछ हद तक सुधार किया है। विपिन ने सिर हिलाया और कहा कि मैं विश्व दाव और स्लॉटर दाव को एक साथ समझ रहा हूँ। मैंने विश्व दाव के दूसरे जादू को पूरी तरह से समझ लिया है और तीसरे जादू की बुनियादी समझ है। कुछ दिन पहले वाद दाव की मैंने दूसरे जादू को भी समझ लिया है। पिछले आधे वर्ष में विपिन दिन में लगातार तलवार के निशानों पर ध्यान करने के लिए स्वर्ण टावर में रहे और रात में दाव को समझने के लिए माउंटेन पर लौट आए। माउंटेन पर रहने के दौरान दाव की उसकी समझ बाहर की तुलना में आश्चर्यजनक प्रगति की थी। उदाहरण के लिए, रक्षक के पैलेस मास्टर का शिष्य बनने के बाद उसे पैलेस मास्टर के व्यक्तिगत मार्गदर्शन और कुछ संसाधन प्राप्त हुए, जिन्हें पैलेस मास्टर ने उसके लिए हासिल कर लिया था। हालांकि उसने केवल डिटेक्शन दाव के दूसरे रहस्य को समझा था, जो कि विपिन की तुलना में बहुत ही धीमा था। बिना किसी निर्देश और साधना संसाधनों के पिछले आधे साल में केवल माउंटेन के उपयोग से इतनी प्रगति करना आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। प्रेमचंद ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर गंभीरता से कहा कि मैं वर्ल्ड दाव और स्लॉटर दाव में कुशल नहीं हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। इन दोनों दाव की समझ के मामले में मैं पैलेस मास्टर भुवन और तंतव से तुलना नहीं कर सकता, फिर भी मेरी दृष्टि उससे कहीं अधिक व्यापक है। प्राचीन संप्रदाय में कई संसाधन है जो आपकी खेती में बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम वास्तव में आपके लिए उपयुक्त है। मैं आपकी वास्तविक स्थिति के अनुसार आपके लिए संसाधनों के एक बैच के लिए आवेदन करूंगा। माउंटेन पर वापस जाए और प्रतीक्षा करे, मैं उन संसाधनों को जल्द ही आप तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद मास्टर, विपिन ने आभार व्यक्त किया। वापस जाओ और अपनी साधना जारी रखो। होने वाली पथ प्रतियोगिता में मुझे अपमानित मत करना, प्रेमचंद ने कहा। विपिन ने गंभीरता से हाँ में सिर हिलाया और चला गया। प्रेमचंद तलवार टावर में अकेले बैठा था। उसने सोचा कि यह छोटा लड़का बेहद प्रभावशाली है। वह तलवार सिद्धांत को समझते हुए विश्व दाव और वध दाव में इस स्तर तक पहुंच गया है। जो खजाने उसके लिए उपयुक्त हैं, उसमें से मुझे कौन सा चुनना चाहिए? विपिन के लिए संसाधनों का चयन करना शुरू किया। जैसे कि उन्होंने कहा था कि विश्व दाव और स्लॉटर दाव के प्रति उनकी समझ पैलेस मास्टर भुवन और तंताओं के समान नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि बेहद व्यापक थी। वह जानते थे कि कौन से खजाने विपिन के लिए उपयोगी है और फायदेमंद थे और कौन से बेकार हैं। उन्होंने तुरंत अपना मन बना लिया। द 9 वर्ल्ड पिक्चर, जो विश्व दाव के 9 रहस्यों को विभिन्न विश्व तारों में विभाजित करता है, इस छोटे लड़के के लिए विश्व दाव को समझने के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन है। स्लॉटर दाव के लिए लिहाज से मनोज द्वारा छोड़ी गई स्लॉटर बुक प्राप्त होनी चाहिए। जहाँ तक तलवार सिद्धांत की बात है, अब उसे तलवार सिद्धांत की गहरी समझ है। यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो
उसे अपने तलवार हृदय को संचित करना होगा। यह बहुत कठिन है, इसलिए कम समय में उसके लिए यह अभ्यास है। इसे इसकी खेती के लिए किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। अभी तलवार सिद्धांत के व्याख्यान सुनना या तीसरी तलवार के निशान पर ध्यान करना ही उसके लिए पर्याप्त है। मैं उसे एक दाव मूल फल दूंगा जो उसके लिए कुछ समय तक खेती जारी करने के लिए पर्याप्त होगा। बिपिन के आत्मज्ञान पर्वत पर लौटने के कुछ ही समय बाद उन्हें खेती के संसाधन प्राप्त हुए जो प्रेमचंद ने उनके लिए हासिल किए थे। 9 विश्व चित्र वध पुस्तक और एक दाव मूल फल। वह खेती के संसाधनों को देखकर हैरान था। वे सभी दाव की उसकी समझ के लिए उपयोगी थे। द 9 वर्ल्ड पिक्चर एंड स्लॉटर बुक का उपयोग विश्व दाव और स्लॉटर दाव में उनकी खेती में सहायता के लिए किया गया था। जहां तक दाव मूल फल का सवाल है, फर्मामेंट टेरिटरी दावत के दौरान बिपिन दाव मूल फल के लिए कोई अजनबी नहीं थे। तीसरे दौर के अखाड़े की लड़ाई का पहला पुरस्कार 10 लाख दिव्य रत्न और अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक दाव मूल फल था। यह एक अनमोल खजाना था जो दाव को समझने में मदद कर सकता था। यहाँ तक कि प्राचीन संप्रदाय जैसे शीर्ष संप्रदाय में भी जहाँ असंख्य दाव मूल फल थे, उन्हें अभी भी अत्यधिक महत्व दिया जाता था। बिपिन को प्रेमचंद और उनकी अपनी अद्भुत प्रतिभा के कारण दाव मूल फल आवंटित किया गया था। विशेष रूप से तथ्य ये है कि उन्होंने आधे साल के भीतर तलवार के 2 घावों को समझ लिया था, जिससे पूरे प्राचीन संप्रदाय को झटका लगा था। इसलिए उच्च अधिकारी चर्चा के बाद उन्हें दाव मूल फल देने पर सहमत हुए। यह सामान्य परिस्थितियों में पैलेस मास्टर्स के निजी शिष्यों को भी दाव ओरिजिन फ्रूट नहीं मिल सकता था यदि उन्होंने अद्भुत प्रतिभा नहीं दिखाई होती। जहां तक 9 वर्ल्ड पिक्चर और स्लॉटर बुक का सवाल है, द स्लॉटर बुक मनोज नाम के एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ के स्लॉटर दाव समझ के अनुभवों का रिकॉर्ड था, जिसने स्लॉटर दाव के 9 रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया था। स्लॉटर बुक के 101 शब्दों में से प्रत्येक में स्लॉटर दाव के रहस्यों से संबंधित अवधारणाएं शामिल थीं। पुस्तक के प्रत्येक शब्द को पढ़कर बिपिन स्लॉटर दाव को समझ सकता था। द स्लॉटर बुक 6 मंजिला पैगोडा के समान है जो मुझे एल्डर डी जिंग ने दिया था। 6 मंजिला पैगोडा अधिक जटिल है और इसमें व्यापक रेंज शामिल है। स्लॉटर बुक सरल है लेकिन हर शब्द बेहद गहरा है। बिपिन ने आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ सोचा। उसके मुंह पर स्लॉटर दाव को समझने में मदद करने के लिए उसके पास पहले से ही 6 मंजिला पगोडा था। अब उसके पास स्लॉटर बुक भी थी जो उसकी समझ को और भी आसान बना देगी। जहां तक 9 वर्ल्ड पिक्चर का सवाल है, 9 दुनिया की तस्वीर और भी अद्भुत थी। इसमें 9 तस्वीरें थीं, एक फूल, एक घास का गुच्छा, एक पत्थर, एक पेड़, एक झील, एक पहाड़, एक बादल का टुकड़ा, एक पानी की बूंद और एक व्यक्ति। वे सभी सरल और सामान्य लग रहे थे। हालांकि ध्यान से देखने के बाद बिपिन को पता चला कि प्रत्येक चित्र एक संपूर्ण दुनिया थी। 9 चित्र जो 9 संपूर्ण विश्वों के बराबर थे और जादू टोने की अवधारणाओं से भरे हुए थे। अध्याय 667 2 वर्ष। 9 वर्ल्ड पिक्चर में कुल 9 पेंटिंग शामिल हैं और उनमें से प्रत्येक विश्व दाव के एक जादू का प्रतिनिधित्व करता है। जिन चित्रों में मैंने एक फूल और एक पत्ती के साथ दोनों के गूढ़ रहस्यों को समझा है, मुझे शेष 7 पर काम करना होगा। बिपिन ने मन ही मन सोचते हुए बाकी 7 पेंटिंग दीवार पर टांग दी। फिर वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और तीसरी पेंटिंग को देखना शुरू कर दिया जिस पर केवल एक कंकड़ था। हालांकि जब वह उसे घूरता रहा तो उसे पता चला कि वह कंकड़ वास्तव में एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें ब्रह्मांड और प्रकृति के कई नियम थे। विश्व दाव का उसे उन नियमों और प्रकृति को समझने की जरूरत थी। यह अद्भुत है। बिपिन ये सोचकर चमक उठे कि संदर्भ के रूप में उन चित्रों के साथ अब वह विश्व दाव को कितनी तेजी से समझ सकते हैं। अब मेरे पास विश्व दाव को समझने में मदद करने वाली पेंटिंग है।
6 मंजिला पगोडा और स्लॉटर बुक मुझे स्लॉटर दाव को समझने में मदद करेगी। मेरे पास एनलाइटनमेंट माउंटेन और दाव ओरिजिन फ्रूट भी है। मैं समुद्र में मछली की तरह हूँ। उसकी आंखें चमक उठी। मास्टर ने मेरी खेती के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की पूरी कोशिश की है, इसलिए मैं संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने से पहले शेष 1.5 साल में सुस्त नहीं पड़ सकता। मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि इस अवधि में मैं कितनी प्रगति कर सकता हूँ। उन्होंने उसी दिन दाव ओरिजिन फल निगल लिया और उन्हें दिए गए संसाधनों से खेती करना शुरू कर दिया। तब से उन्होंने अपने अधिकांश दिन ज्ञानोदय पर्वत पर ध्यान करते हुए बिताए। कभी कभी वे तलवार महल या दाव महल में जाते थे और व्याख्यान सुनते थे, और उन्होंने प्रेमचंद के व्याख्यानों में से एक भी नहीं छोड़ा था। यदि वे किसी चीज के बारे में भ्रमित होते थे तो वे अपने गुरु से पूछ लेते थे। मदद। सर्दियों के आगमन ने संकेत दिया कि बिपिन के पहली बार प्राचीन संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से 2 साल बीत चुके थे। एक दिन वह बादलों की ओर ऊंची एक चोटी पर बैठा था और उसके बगल में सफेद वस्त्र पहने प्रेमचंद थे। मास्टर, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं तलवार सिद्धांत की दहलीज तक पहुँच गया हूँ। तो मैं तलवार के दिल के एक निशान को संक्षेप में प्रस्तुत करने में असफल क्यों हो रहा हूँ? बिपिन ने प्रेमचंद से पूछा। क्योंकि वास्तव में आपका दिल शांत नहीं है। प्रेमचंद उन्हें देखकर मुस्कुराए। तलवार दिल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तलवार है, लेकिन आप दिल को छोड़ नहीं सकते। आपकी सफलता दोनों पर निर्भर करेगी, इसलिए शांत रहें और इसे रहने दें। समझा? बिपिन ने सिर हिलाया। पंथ प्रतियोगिता कल से शुरू होगी, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? प्रेमचंद ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, बिपिन ने उसे मुस्कुरा दिया। वास्तव में उसके पास पहले से तैयारी करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी शक्ति ही वह सब कुछ थी जिस पर वह इस प्रतियोगिता में भरोसा करेगा। आप आश्वस्त दिख रहे हैं। मैं आपकी सफलता का इंतजार करूंगा। प्रेमचंद मुस्कुराए और जारी रखा, जितना हो सके हमें अपनी शक्ति दिखाएं। केवल इस तरह से मैं आपको और अधिक संसाधन हासिल करने में मदद कर सकता हूँ। बिपिन ने सिर हिलाया। तब जाकर प्रेमचंद ने हाथ हिलाया। बिपिन ने उन्हें प्रणाम किया और चले गए। बिपिन को पीछे देखते हुए प्रेमचंद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं जिनसे भी मिला हूँ, उनकी तुलना में उनकी धारणा बेहतर है। वह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं। बिपिन के एनलाइटनमेंट माउंटेन पर वापस आने के कुछ समय बाद ही रागदेव उनके दरवाजे पर उपस्थित हुए। बिपिन, क्या आपने सुना है कि रक्षक आज दाव टॉवर के 6ठे स्तर में सेंध लगाने में कामयाब हो गया? एक मेज पर बैठने के बाद रागदेव ने बिपिन से गंभीरता से बात की। सच में बिपिन हैरान था। दाव टॉवर एक ऐसा स्थान था जिसका उपयोग दाव में शिष्यों की समझ का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। उसने सुना कि 3 कुल मिलाकर 13 स्तर थे और दाव में जिसकी समझ जितनी बेहतर होगी वह टावर में उतना ही आगे जा सकता था। जब बिपिन ने प्राचीन संप्रदाय में प्रवेश किया था और उन्हें दाव की थोड़ी समझ थी, तब उन्होंने एक बार टावर में भी परीक्षा दी थी। हालांकि उस समय वह केवल लेवल 3 तक ही पहुंच पाए थे। जिस शिष्य ने तीसरी गुह्य विद्या को समझ लिया है, उसके लिए लेवल 6 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन रक्षक ने ऐसा किया। उसने तीसरी और शायद चौथी गुह्य शक्ति को भी समझ लिया होगा। उसने इन 2 वर्षों में बहुत प्रगति की है। रागदेव को जवाब देने से पहले बिपिन कुछ देर तक सोच में डूबे रहे। रक्षक वाकई प्रतिभाशाली है। वह न केवल प्रतिभाशाली हैं, रागदेव ने भी उनके शब्दों को दोहराया। उनके गुरु ने कहा है कि वह अच्छी तरह से स्थापित हैं और केवल संसाधनों की कमी है। यही वजह है कि जब वह प्राचीन दुनिया में थे तो उन्होंने धीरे धीरे खेती की थी। हालांकि अब जब उन्होंने प्राचीन संप्रदाय में प्रवेश किया है तो उन्होंने प्रगति की है। अपने पिछले संचय पर निर्भर रहते हुए तेज इन 2 वर्षों में उसकी शक्ति आसमान छू गई है।
अब हमारे संप्रदाय में हर किसी को उसकी शक्ति का पता चल गया है। निश्चित रूप से वह कल संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान ज्ञानोदय पर्वत में अपना स्थान बनाए रखने में सक्षम होगा। मैं सहमत हूँ, बिपिन ने सिर हिलाया। यह उनके और संप्रदाय के बाकी सभी लोगों के लिए स्पष्ट था कि रक्षक कल की प्रतियोगिता में एक आंतरिक शिष्य के रूप में अपना स्थान बनाए रख सकता है, जबकि अन्य प्रतियोगियों में से कुछ ने इसे चौथे जादू में बनाया था और इसलिए वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। अफसोस, मैं वास्तव में उससे ईर्ष्या करता हूँ। रागदेव चिंतित दिखे जब उन्होंने बोलना जारी रखा। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने केवल दूसरे गूढ़ रहस्य को समझा है और सभी बाहरी शिष्यों के बीच केवल मध्य में ही स्थान दिया जा सकता है। मुझे डर है कि कल के बाद मैं आंतरिक शिष्य नहीं रहूंगा और लंबे समय तक एनलाइटेनमेंट माउंटेन पर वापस नहीं लौट पाएंगे। उन्होंने बिपिन की ओर देखा और पिछले 2 वर्षों में प्रेमचंद को अपना गुरु मानते हुए बिपिन को जारी रखा। मुझे लगता है कि आपने रक्षक से कम प्रगति नहीं की है। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप कल की प्रतियोगिता में जीवित रह सकते हैं? खैर, बिपिन ने सोचा कि उसे विनम्र होना चाहिए। रागदेव ने उस पर अजीब नजर नहीं डाली, लेकिन जारी रखा, वैसे भी मौका न मिलने से यह बेहतर है तुम मेरे जैसे नहीं हो। मुझे पता है कि कल मुझे आंतरिक शिष्यों की सूची से हटा दिया जाएगा। बिपिन को उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं मिले, इसलिए उसने गुप्त रूप से आह भरी। रागदेव प्राचीन विश्व के 6 लोगों में से सबसे कमजोर थे। प्राचीन संप्रदाय के संसाधनों पर भरोसा करते हुए उन्होंने बहुत प्रगति की थी, लेकिन वह अभी भी रक्षक की बराबरी करने से बहुत दूर थे। अध्याय 668 प्रतियोगिता शुरू होती है। वास्तव में बिपिन को कल की संप्रदाय प्रतियोगिता पर कुछ भरोसा था। स्वर्गीय निर्माण कौशल आश्चर्यजनक रूप से सहायक है। जब से मैं स्वर्गलोक में पहुंचा हूं, तब से मैं पहले की तुलना में 10 गुना तेजी से खेती करने में सक्षम हो गया हूं। यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे कुशल समय रहा है। मेरे वर्तमान स्तर पर मैं रक्षक और अन्य के माध्यम से रोल कर सकता हूं। शिष्य बिपिन ने मन ही मन सोचा। प्रेमचंद के गुरु के रूप में उनके पास 9 वर्ल्ड पिक्चर स्लॉटर बुक और दाओ ओरिजिन फ्रूट जैसे खजाने थे। इन सभी ने उनकी उपलब्धियों को बनाने में योगदान दिया, जो उस समय विश्वास से परे थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके पास ज्ञानोदय पर्वत पर अलग अलग खेती करने वाले 2 मूल निकाय भी थे। उसे विश्वास था कि वह रक्षक और अन्य शिष्यों को प्रतियोगिता में हरा सकता है। ये सब कल पर निर्भर करता है। हाथ भींचते ही बिपिन की आंखों में दृढ़ता की रोशनी चमक उठी। अगले दिन 10 वर्षीय संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू हुई। पूरा संप्रदाय लोगों से गुलजार था। ये प्रतियोगिता ही एकमात्र तरीका था जिससे बाहरी शिष्य आंतरिक शिष्य बन सकते थे, इसलिए उन्होंने इस अवसर को बहुत महत्व दिया। वे आंतरिक शिष्यों की तरह आत्मज्ञान पर्वत पर साधना करने के अवसर के लिए मर रहे थे, क्योंकि इसका मतलब था कि वे अन्य स्थानों की तुलना में 3 गुना तेजी से साधना कर सकते थे। प्रतियोगिता के नियम काफी सरल थे। शीर्ष 10 बाहरी शिष्य और आंतरिक शिष्यों में से 10 सबसे कमजोर आंतरिक शिष्य बनने के लिए 10 रिक्त पदों के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। सबसे पहले बाहरी शिष्यों के बीच लड़ाई शुरू हुई और दोपहर को शीर्ष 10 की सूची जारी की गई। जहां तक उनके विरोधियों की बात है, तो गुरुओं ने उनसे लड़ने के लिए सीधे तौर पर 10 आंतरिक शिष्यों को नियुक्त किया, जिनमें बिपिन, रक्षक और रागदेव भी शामिल थे। संप्रदाय के एक बड़े मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में, जिसका उपयोग प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए किया जाता था, 10 बाहरी शिष्य और 10 आंतरिक शिष्य मैदान के केंद्र में कई अन्य शिष्यों से घिरे हुए खड़े थे, जो लड़ाई देखना चाहते थे। 10 बाहरी शिष्य और 10 भीतरी शिष्य। बिपिन ने चारों ओर देखा और कई नए चेहरे देखे। उन्होंने पिछले 2 साल अकेले खेती करते हुए बिताए थे, इसलिए उनका दूसरों से बहुत कम संपर्क था।
फिर भी रक्षक और रागदेव से बातचीत में उसने उनके बारे में कुछ बातें सुनी थी। कुल मिलाकर बाहरी शिष्य शक्तिशाली थे और उनमें से कुछ ने तीसरी गुप्त विद्या को समझ लिया था। बिपिन का मानना था कि शीर्ष 10 कम से कम उस स्तर तक पहुंच गए होंगे। इधर उधर देखने के दौरान उन्होंने भयंकर आभा वाले एक कांस्य चमड़ी वाले मोटे आदमी को देखा। उस आदमी को जयप्रकाश कहा जाता था और उसे सभी बाहरी शिष्यों में नंबर 1 के रूप में पहचाना जाता था। अफवाहें थीं कि उसने अगले रहस्य को समझ लिया था। उस आदमी के अलावा वहां एक सफेद कपड़े वाली महिला भी थी जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। उसका नाम अंकिता रखा गया था। भले ही उसे आंतरिक शिष्यों में सबसे कमजोर माना जाता था, वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी और उसने अगले रहस्य को समझ लिया था। इस बात की बहुत अच्छी संभावना लग रही थी कि वे दोनों आंतरिक शिष्यों के रूप में स्थान जीत लेंगे। रक्षक के लिए भी यही सच था। उनके अलावा कई अन्य प्रतिभाएं भी थीं जो प्रतियोगिता में सफल हो सकती थीं। बाकियों के मामले में तो ये देखना बाकी था। बाकी लोगों में बिपिन भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खेती में डूबा हुआ था और उसने वर्षों से दूसरों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी या दाव टॉवर में साहसिक कार्य नहीं किया था। कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कितना मजबूत था। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, लेकिन शुरुआत कैसे होगी? दर्शक असमंजस में चर्चा करने लगे। आमतौर पर संप्रदाय प्रतियोगिता का निर्णय कई दौर की लड़ाई से होता था, लेकिन ये हर साल एक जैसा नहीं होता था। तभी मैदान पर एक आश्चर्यजनक आकृति दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड पैलेस के वाइस मास्टर लव्यांश बिपिन का परिचित था। वह प्रतियोगिता की परिचारिका थी। जैसे ही वह मैदान पर उतरी, उसने एक टोकन को कुचल दिया और एक बड़ा वर्महॉल तुरंत सभी की आंखों के सामने आ गया। फिर उसकी आवाज गूंज उठी। इस बार सेक्ट प्रतियोगिता 9th हेवन रोड के अंदर आयोजित की जाएगी। इन शब्दों ने दर्शकों के बीच हंगामा मचा दिया। 9वीं स्वर्ग रोड, यह मेरी उम्मीद से परे है। हाहा, उन प्रतिस्पर्धियों को उन 31 मंजिलों से गुजरते समय बहुत कष्ट सहना पड़ता है। 9th हेवन रोड एक अलग जगह है, इसलिए हम उनका प्रदर्शन नहीं देख पाएंगे, केवल उनके अंतिम परिणाम देख पाएंगे। कितने अफसोस की बात है। दर्शकों ने आह भरी। बिपिन ने पहले 9वीं हेवन रोड के बारे में सुना था। इसमें कुल 31 मंजिलें थीं और प्रत्येक मंजिल पर एक बाधा थी। जो जितना अधिक शक्तिशाली था वह उतनी ही ऊंचाई तक पहुंच सकता था। 9वीं हेवन रोड का उपयोग संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान पहले भी कई बार किया गया था और यह साबित हो चुका था कि यह सभी 20 शिष्यों को एक साथ फर्श पर चढ़ाकर शिष्य की शक्ति का परीक्षण कर सकता है। बिपिन, तुम बहुत आगे बढ़ गए होगे न? रक्षक ने अचानक बिपिन की ओर देखा और पूछा। इस सवाल से बिपिन थोड़ा हैरान दिखे। खैर, देखते हैं इस प्रतियोगिता में कौन आगे बढ़ सकता है, रक्षक ने आगे कहा। ठीक है, बिपिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अध्याय 669, 9वां स्वर्ग मार्ग। यह वर्महॉल 9वें स्वर्ग रोड की ओर जाता है। आगे बढ़ें और प्रवेश करें, लव्यांश ने 20 प्रतियोगियों से कहा। प्रतियोगी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वर्महॉल में प्रवेश कर गए। जैसे ही बिपिन ने उसमें प्रवेश किया, उसने खुद को एक ऊंचे पहाड़ के सामने पाया। पहाड़ ऐसा लग रहा था जैसे उसे बादलों में धकेल दिया गया हो और उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा हो और केवल एक लंबा रास्ता ही उसके शिखर तक पहुंच रहा हो। अपने सामने रास्ते को घूरते हुए उसने थोड़ी दूरी पर खड़ी कई आकृतियों को देखा, लेकिन उनमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। ये 10 आकृतियां काले बख्तरबंद कठपुतली लड़ाकों की थीं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक लंबा काला भाला था और वे आगे के मार्ग की रक्षा करते हुए दिखाई दिए। उन पर नजर डालने के बाद बिपिन रास्ते में आगे चलने लगा। हालांकि जैसे ही उसका पैर पहली मंजिल पर पड़ा, सभी 10 कठपुतली सेनानियों ने अपनी आंखें खोल दी और भावहीन होकर उसे देखने लगे। अगले ही पल हुश हुश हुश
सभी कठपुतली सेनानियों ने एक ही समय में उस पर हमला कर दिया। फिर पास आकर उन सभी ने अपने भालों से उस पर हमला कर दिया। स्विश 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 स्विश, भालों से ठंडी रोशनी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी चीज को छेद सकते हैं। बिपिन ने शांति से देखा क्योंकि भाले के हमले तेजी से उसके पास आ रहे थे और अपनी चाल चलने के आखिरी क्षण तक इंतजार कर रहे थे। दिल को छू लेने वाली तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी और उसने तलवार की रोशनी की चमकदार चमक के साथ ऐसी गति से वार किया जो आने वाले भालों से भी अधिक तेज थी, क्योंकि यह कठपुतली सेनानियों के गले से गुजरी थी। एक ही वार से उसने सभी कठपुतली सेनानियों को हरा दिया था, जो फिर पीछे चले गए और उसके लिए रास्ता खोल दिया। ऐसा लगता है कि पहली मंजिल पर बाधा उतनी कठिन नहीं है। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए बिपिन मुस्कुराए और आगे की ओर देखने लगे। 9वीं हेवन रोड की प्रत्येक मंजिल की रक्षा करने वाली कठपुतलियां उनके चुनौती देने वालों के समान दायरे में थीं। चूंकि बिपिन गगनचुंबी इमारत क्षेत्र में था, इसलिए उसका सामना 10 कठपुतली सेनानियों से हुआ। वे भी उसी क्षेत्र में थे। 20 चुनौती देने वालों में से जो लोग दैवीय क्षेत्र तक पहुंच गए थे, उन्हें कठपुतली सेनानियों का सामना करना पड़ेगा जिनके पास दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के समान शक्ति थी। परिणामस्वरूप खेल सभी के लिए निष्पक्ष था। चुनौती देने वाले केवल दाव कौशल और आक्रामक क्षमता की अपनी समझ पर निर्भर रह सकते थे। एक क्षण बाद बिपिन दूसरी मंजिल पर पहुंचे। फिर वहां 10 कठपुतली लड़ाके उनका इंतजार कर रहे थे। वे पिछले 10 से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन इससे उनकी किस्मत नहीं बदली। जैसे जैसे बिपिन आगे बढ़ता गया, वह आसानी से तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल से गुजर गया। हालांकि जब वह 6ठी मंजिल पर पहुंचा तो चीजें बदल गईं। उसे पता चला कि इस मंजिल पर कठपुतली सेनानियों की शक्ति के मामले में गुणात्मक छलांग थी। हालांकि वे फिर भी उसे आगे बढ़ने से रोकने में असमर्थ थे। 6ठी मंजिल, 7वीं, 8वीं मंजिल पर बिपिन चलते रहे। उसी समय प्राचीन संप्रदाय के एक बड़े हॉल में प्रेमचंद सहित कई पैलेस मास्टर और वाइस पैलेस मास्टर एक साथ एकत्र हुए थे। वे 9वें स्वर्ग मार्ग को चुनौती देने वाले 20 शिष्यों की प्रगति देख रहे थे। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे उनकी गति धीमी हो जाएगी, खासकर 16वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद। कठपुतली सेनानियों की शक्ति हर 5 मंजिल पर एक स्तर तक मजबूत हो जाती है और 16वीं मंजिल, जो कि रास्ते के बीच में है, चुनौती देने वालों के लिए एक बड़ी बाधा है। वे सभी उस मंजिल पर धीमी गति से चलने के लिए मजबूर होंगे। ये उस्ताद मुस्कुराते हुए सहजता से बातें करते रहे। चीजें उम्मीद के मुताबिक ही हुई। पहले तो 20 शिष्य बहुत तेजी से अवरोधों को तोड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, उन सभी को अपनी गति धीमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वे अंततः 16वीं मंजिल पर पहुंचे तो उनमें से 19 लोग अगली मंजिल पर पहुंच गए, जबकि केवल एक व्यक्ति असफल रहा। वह व्यक्ति रागदेव था। ये स्पष्ट है कि रागदेव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। आमतौर पर कहें तो केवल वही लोग जिन्होंने तीसरे जादू को समझ लिया है, उस मंजिल पर कठपुतली सेनानियों को हरा सकते हैं। वह भाग्यशाली थे कि वह अपनी शक्ति के स्तर को देखते हुए इतना आगे तक पहुंच सके। वाइस पैलेस मास्टर्स में से एक ने टिप्पणी की, प्रेमचंद जिन 6 प्रतिभाओं को आकाश मंडल से वापस लाए थे, उनमें रागदेव सबसे कमजोर थे, लेकिन उनके पास दृढ़ दिमाग है। यह संभव है कि वह भविष्य में श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र तक पहुंच सकें। रागदेव वर्महॉल से बाहर निकाले जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने दर्शकों की निगरानी में एक कड़वी मुस्कान दिखाई। उसे अपने परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन जब समय आया तो वह शर्मिंदा और निराश होने से खुद को नहीं रोक सका। उसके पास दोष देने के लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही था।
शेष 19 शिष्य आगे बढ़ते रहे, भले ही उनमें से अधिकांश 16वीं मंजिल के बाद स्पष्ट रूप से धीमे हो गए, लेकिन जयप्रकाश और अंकिता को छोड़कर बाकी सभी ने चौथे रहस्य को समझ लिया था और वे दूसरों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। देखो, जयप्रकाश 20वीं मंजिल पर पहुंच गया है और अभी भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वह अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे कम से कम 24वीं मंजिल से आगे निकलने में सक्षम होना चाहिए। मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वह 25वीं मंजिल को तोड़ने में विफल रहेगा। अंकिता की स्थिति भी ऐसी ही है। अध्याय 670 बिपिन की तलवारबाजी। हॉल में सभी गुरु कठपुतली सेनानियों की शक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए अपने शिष्यों की ताकत के आधार पर वे जानते थे कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। उनकी नज़र में जयप्रकाश और अंकिता निश्चित तौर पर 24वीं मंजिल को भेद सकते थे। जहां तक दूसरों का सवाल है, उनके बारे में भी उनके अपने फैसले थे। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन आपका निजी शिष्य रक्षक शानदार है, उसके लिए 18वीं मंजिल तक पहुंचना आसान लग रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि वह 21वीं मंजिल तक पहुंच जाएगा। आवाज एक काले कपड़े वाली महिला की थी। वह पैलेस मास्टर मनीषा थी, जो संप्रदाय के 13 पैलेस मास्टरों में से एक थी और लाइट दाव की विशेषज्ञ थी। हाहा, इस लड़के ने वास्तव में अपनी प्रगति से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। जैसी स्थिति है, उसे अब उन शीर्ष शिष्यों को चुनौती देने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मुझे अभी भी नहीं लगता कि वह 21वीं मंजिल तक पहुंच सकता है। 20वीं मंजिल अधिक यथार्थवादी लगती है। फिर भी वह आंतरिक शिष्यों के बीच अपना स्थान बनाए रखने में सक्षम होंगे। किसी ने आवाज लगाई। वे बता सकते थे कि 19 में से अधिकांश शिष्य 20वीं मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए रक्षक के लिए इतनी दूर तक पहुंचना पहले से ही काफी उत्कृष्ट था। अरे, क्या किसी ने बिपिन पर ध्यान दिया है? एक बर्फीली आवाज अचानक गूंजी। यह पैलेस मास्टर तांत्व की ओर से आई थी, जो स्लॉटर दाव में अच्छे थे और एक बार बिपिन को अपने निजी शिष्य के रूप में लेना चाहते थे। बिपिन। उसकी बातें सुनकर बाकी लोगों ने तुरंत बिपिन की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बिपिन 17वीं मंजिल पर 10 कठपुतली सेनानियों से लड़ने में व्यस्त था। एक पल में वह छाया की तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन अगले ही पल वह एक तेज तलवार की तरह सामने आ गया। यहाँ तक कि अपने 10 विरोधियों के हमलों के बावजूद भी वह उन सभी को चकमा देते हुए आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम था। शानदार! क्या शानदार तलवारबाजी है! उसका कौशल सरल और शुद्ध है। हर बार जब वह हमला करता है तो वह कठपुतली सेनानियों के हमलों को तलवारबाजी से विफल कर देता है। ये हमेशा जितना सरल होता है उतना ही बेहतर होता है। अच्छा लड़का है। वह इतनी कम उम्र में इस तरह के शानदार कौशल रखने के लिए काफी प्रतिभाशाली है और वह अपने तलवार दिल को संघनित करने के बहुत करीब है। वह प्रेमचंद के नामात्र के शिष्य होने के पात्र हैं। सभी मास्टर प्रेमचंद की ओर अनजाने ही देखने लगे। उन सभी ने सोचा कि प्रेमचंद के मार्गदर्शन के कारण ही बिपिन इतनी बड़ी प्रगति कर पाए। प्रेमचंद ने अपने शिष्य की प्रशंसा करने के उनके तरीके पर एक स्वाभाविक मुस्कान प्रकट की। वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह तलवार सिद्धांत में बिपिन का उपहार था, न कि बिपिन ने, जिससे बिपिन को सबसे अधिक लाभ हुआ था। ये बालक पैलेस मास्टर मनीषा बिपिन को देखकर भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। जब बिपिन ने पैलेस मास्टर्स भुवन और तांतव का शिष्य बनने से इनकार कर दिया था तो उनके व्यवहार से कई मास्टर्स नाराज हो गए थे। मनीषा उनमें से एक थी। उनकी नजरों में बिपिन बहुत घमंडी और अहंकारी थे, यहाँ तक कि उन्होंने अन्य गुरुओं के साथ बातचीत के दौरान भी बिपिन को अपमानित किया था। हालांकि इसके तुरंत बाद बिपिन को आश्चर्य हुआ जब उन्हें प्रेमचंद द्वारा छोड़ी गई दूसरी तलवार के निशान का एहसास हुआ और वह उनके नामात्र के शिष्य बन गए, जो उनके लिए एक
बड़ा झटका था। इसके बाद वह बिपिन को और भी अधिक नापसंद करने लगी। वह केवल तलवार सिद्धांत में ही अच्छा है, हालांकि तलवार सिद्धांत के अलावा 9वीं हेवन रोड में कई अन्य चीजें भी मायने रखती हैं। उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए वह 18वीं मंजिल को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है और उसे 19वीं मंजिल तक पहुंचना होगा। प्रेमचंद की नामात्र की शिष्या मनीषा ने मजाकिया लहजे में कहा कि उन्हें अपना पद बरकरार रखना होगा। हॉल में मौजूद अन्य लोग उसकी बातों पर मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। प्रेमचंद जो उनके पास खड़े थे चर्चा के संबंध में चुप रहे और मुस्कुराते हुए बिपिन की ओर देखते रहे। वह तलवार सिद्धांत में अपनी सीमाएं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अपने तलवार दिल को संक्षेप में प्रस्तुत करने का यह मौका ले रहे हैं, इसलिए अब तक उन्होंने केवल तलवार में ही अपनी खेती का उपयोग किया है। विश्व दाव और वध दाव को लागू किए बिना सिद्धांत। हालांकि तलवार के दिल को संघनित करना आसान नहीं है। 17वीं मंजिल के बाद उसे अपनी सारी ताकत लगानी होगी। 9वीं हेवन रोड की 17वीं मंजिल पर जब बिपिन ने अपनी तलवार लहराई तो धीरे धीरे और व्यापक रूप से वार की झड़ी लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कठपुतली सेनानियों से सहजता से लड़ रहा था और यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन केवल वह जानता था कि वह था उसकी सीमा। वास्तव में मेरे तलवार के दिल को संक्षेप में प्रस्तुत करना काफी कठिन है। मुझे बेहतर अवसर मिलने तक इंतजार करना होगा। बिपिन सभी कठपुतली सेनानियों को देखते हुए मुस्कुराया, फिर उसकी आंखें तेज हो गईं। मास्टर ने मुझसे कहा कि मैं इस प्रतियोगिता में जितना बेहतर प्रदर्शन करूंगा वह मेरे लिए उतने ही अधिक संसाधन प्राप्त कर सकता है। इस क्षण से मैं अपनी शक्ति को नियंत्रित करना बंद कर दूंगा। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि मैं इसे कहां तक हासिल कर सकता हूं। अगले ही पल उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमकी और उसने हत्या के इरादे से एक विस्फोट छोड़ दिया। हुश! वह भूत की भांति तलवार से वार करता हुआ आगे बढ़ा। इस कदम के कारण आकाश में तलवार की चमकती तेज रोशनी चमक उठी, जो फिर सभी कठपुतली सेनानियों के गले से होकर गुजर गई। 10 कठपुतली सेनानी एक पल में हार गए। जब वह 18वीं मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने प्रकाश की तरह अपने लक्ष्यों पर प्रहार किया। इस बार उन्होंने अपनी विश्व ऊर्जा का उपयोग किया। जिस क्षण उसने प्रहार किया ऐसा लगा कि सब कुछ स्थिर हो गया। इस मंजिल पर 10 कठपुतली सेनानी बिना संघर्ष किए हार गए। 19वीं मंजिल पर पपेट फाइटर्स को भी यही परिणाम भुगतना पड़ा। कुछ ही समय में बिपिन 20वीं मंजिल पर पहुंच गया। सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे।